गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एकेजी इकोनॉमिका चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे आप सभी को यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी केवी इकोनॉमिक्स, नवोदय इकोनॉमिक्स, ऑल स्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स, ऑल इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया के सभी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी हमारे स्टूडेंट सर्कल हैं उनके बीच में शेयर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें मैं एमसीक्यू सीरीज का बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ओरिएंटेड हो गए। ये मेरा चैनल छोटा चैनल है बट धमाका बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले मेरा टारगेट है 1500 to 2000 क्वेश्चंस करने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को 2 और 3 टाइम्स रिवीजन कर लिया तो आपके 50 to 60% क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी वीडियो से आने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच माय चैनल। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? हमारा पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? इसका आंसर है व्हेन रिसोर्सेस आर फुली एम्प्लॉयड एट नॉर्मल रेट ऑफ यूटिलाइजेशन। जैसे हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस हो या हमारा ह्यूमन मैन पावर रिसोर्सेस है, अगर इसको हम नॉर्मल रेट पे यूटिलाइज कर रहे हैं और नॉर्मल रेट पे यूटिलाइज करने के बाद जो भी हमारा जीडीपी का वैल्यू आ रहा है वो क्या होता है? हमारा पोटेंशियल जीडीपी होता है। अब पोटेंशियल जीडीपी को हमेशा हम वाई स्टार से लिखते हैं। अगर हमारा एक्चुअल जीडीपी जो है, मतलब मीन्स नॉर्मल जीडीपी जो है, ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, मतलब अगर नॉर्मल रेट पे सारे रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारा अगर नॉर्मल जीडीपी है तो इकोनॉमी में क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप होगा। मीन्स जो हम नॉर्मल रेट पे अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हमारा एक्चुअल जीडीपी है। और ठीक इसका उल्टा तब होगा जब हमारा जो पोटेंशियल जीडीपी है एक ग्रेटर देन है, पोटेंशियल जीडीपी जो है हमारा ग्रेटर देन है एक्चुअल जीडीपी से, तो क्या होगा? डिफ्लेशनरी गैप होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट? मीन्स आपसे पूछ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। अगर ये जो क्वेश्चन है हमेशा पीजीटी के एग्जाम्स में, यूजीसी के नेट में एग्जाम्स में, चाहे डायरेक्टली या फार्मूला पूछ ले या फार्मूले के ओरिएंटेशन पे क्वेश्चन पूछ ले, हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ये क्या है? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला है। और फर्दर इसी क्वेश्चन से एक्सटेंशन करके हमारे पास 3 टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये होता है कि जैसे जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो काम मेरे को क्या है? पसंद नहीं है। पसंद नहीं होने के कारण
मैं इस काम को छोड़ करके किसी और काम पे स्विच ओवर करना चाहता हूँ। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब दूसरे टाइप के जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के 3 टाइप्स में जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है या एग्जाम्पल के तौर पे पूछता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जाए तो हमेशा हमारी इकोनॉमी में डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर की बात की जाती है। और जब भी हमारे इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इन दोनों के बीच में मिसमैच होगा। किन दोनों के बीच में मिसमैच होगा? डिमांड ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ सप्लाई के बीच में। क्योंकि जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियर की है, ठीक, हमारे पास लेबर ऑफ डिमांड है किसकी? मैकेनिकल इंजीनियर की। बट क्या हो रहा है कि हमारे पास सप्लाई किसकी है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। अगर मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नहीं ले सकते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ज़रूरत है तो मैकेनिकल इंजीनियर को नहीं ले सकते। तो ऐसे क्या है, हमारे डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या है? मिसमैच है। डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या है? मिसमैच है। तो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच होने की वजह से हमारा क्या है होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली क्यों होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा होता है, इसमें क्या है, रिसेशन के दौर में जो लोग इच्छुक है काम करने के लिए उनको भी रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए, 30 सेकेंड। हाँ, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में क्या होता है? रिसेशन होता है। रिसेशन की वजह से डिमांड ऑफ लेबर जो होता है कम होता है। तो डिमांड ऑफ लेबर कम होने के बाद हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये क्या होता है? बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस स्लाइड में हमने अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये जान लिया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में जान लिया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में जान लिया, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम आएंगे थर्ड पेज पे। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नेहरू। आपको सबसे पहले नेहरू का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेहरू का फुल फॉर्म होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हेन इन्फ्लेशन इज नॉट एक्सेलरेटिंग। नेहरू मतलब एक ऐसे कंडीशन को बताता है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है। मतलब आप इकोनॉमी में कुछ भी कर लें, एक ऐसा न अनएम्प्लॉयमेंट का मिनिमम पॉइंट होता है जो उतना अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा होता ही है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लिमिटेड टू फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल टाइप। अगर आपके इकोनॉमी में कोई अगर स्वेच्छापूर्वक एक जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब में जा रहा है, या दूसरे टाइप का हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, मिस मैच बिटवीन लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई, तब भी हमारा नेहरू होगा। मीन्स एक सिंपल शब्दों में समझिए, नेहरू जो क्या होता है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये आपकी इकोनॉमी में इतना अनएम्प्लॉयमेंट होना ही होना है। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तब कहलाएगा जब आपके इकोनॉमी में केवल फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइम इंटरेस्ट रेट।
मैक्सिमम ये जो टर्म यूज होता है हमारे बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। इसका डेफिनेशन है द रेट बैंक्स चार्ज टू द बेस्ट प्राइम कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर किसी चीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का क्या है 7.5% है, बट बैंक के पास क्या है एक ऑप्शन होता है जो उनके बेस्ट प्राइम कस्टमर होते हैं, बेस्ट प्राइम बिजनेस कस्टमर, उनको क्या है नॉर्मल जो कस्टमर को हम अगर 7.5% पे दे रहे हैं तो उनको हम 7.3% पे देंगे, मत मीन्स लेस देन 7.5% पे देंगे। वैसे रेट को क्या बोलते हैं हम प्राइम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। व्हाट उसके बाद आएंगे हम व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है ये बोलते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। मीन्स इस क्वेश्चन का डायरेक्टली मीनिंग ये है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। इसी एक ही क्वेश्चन से आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बराबर रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है इसमें क्या होता है आपका इंटरेस्ट रेट एडेड होता है, और जब भी हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इसमें क्या है इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बराबर रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। मीन्स जब हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो ये जो प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है ये माइनस हो जाएगा आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में। मीन्स इसका एक चीज़ याद रखना है, जब भी हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है इन्फ्लेशन एडेड होता है। जब हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन एडेड नहीं होता है, इसमें सब्सट्रैक्टेड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आएंगे, गलती से 5 यहाँ पे हो गया है। व्हाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमारा जो डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे क्या आते रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मेनली 3 कारण है। पहला क्या है इनकम इफेक्ट है। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है तो हमारा रियल इनकम क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर हमारा रियल इनकम इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा डिमांड इंक्रीज होगा। तो हमारा जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो हम इससे क्या होगा जो हमारा डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि हमारा रियल इनकम बढ़ने से हमारा क्या है डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी जो है ये भी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो हमेशा याद रखना है डाउनवर्ड स्लोपिंग का पहला जो रीजन होता है ये होता है इनकम इफेक्ट। उसके बाद हम आएंगे डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बताता है अगर किसी चीज़ की प्राइस क्या होता है डिक्रीज होता है तो हमारा जो गुड्स हम परचेज जो करते हैं हमको अदर गुड्स के मामले में चीपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्राइस जो है टी की बढ़ रही है तो टी का तो डिमांड कम होगा, बट उसके जो सब्स्टिट्यूट आइटम है कॉफ़ी इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इससे भी क्या होता है हमारा जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। थर्डली हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यह बताता है हमको कि कंज्यूमर बाई मोर इफ ही हैज टू पे लेस। अगर कंज्यूमर को किसी चीज़ के लिए
कम प्राइस पे करना पड़ रहा है तो वो क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज करके हमको खरीदेगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। कारण क्या है डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग में, तो सीधे आपको याद रखना है इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 3 मेन फैक्टर है जो कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने मेनली चीज़ ये पढ़ा है, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कम हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की प्राइस घट रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कंज्यूमर है जो होता है बहुत रेशनल होता है, वो चाहता है कम से कम पैसा दे करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन करना है। बट हमने ये जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल एगाइंस्ट है, उल्टा है। ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द एक्सेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में तो हमने पढ़ लिया, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड घटेगी, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। और किसी चीज़ की प्राइस अगर कम हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। बट यहाँ पे क्या है, ऐसे हमको लॉ की बात करना है जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलन गुड्स। वेवलन गुड्स का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, वेवलन प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ कंस्पिशियस कंजप्शन। मीन्स वेवलन का मेन चीज़ क्या होता है, अगर किसी चीज़ की अगर जितनी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी प्राइस जितनी बढ़ेगी, उसका डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्या है, डिमांड भी बढ़ेगी। ये हमको क्या बताता है, वेवलन गुड बताता है। किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसके साथ साथ क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी। सेकंड हम बात करेंगे गिवन गुड्स का। हमेशा हमको जब भी गिवन गुड्स आता है, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है कि सारे के सारे जो गिवन गुड्स है क्या इन्फीरियर गुड होता है। उसी ऑप्शन में रहता है क्या सारे जो इन्फीरियर गुड्स है गिवन गुड्स होता है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जितने भी गिवन गुड्स होता है वो इन्फीरियर होता है। ये वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। जितने भी गिवन गुड्स है वो इन्फीरियर होगा, बट सारे इन्फीरियर गुड्स, ऑल इन्फीरियर गुड्स गिवन नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे गिवन गुड्स का। हमेशा गिवन गुड्स का जो डायरेक्टली संबंध होता है प्राइस से होता है। अगर किसी चीज़ की अगर प्राइस, मान लें किसी की अगर ब्रेड की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड भी क्या बढ़ेगी। ये जो वेवलन इफेक्ट जो आया, अमेरिका में एक बार क्या हुई थी, क्राइसिस हुई थी। तो उसमें ऐसी क्राइसिस हुई थी, लोगों को ऐसा लगा कि सारी चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। तो जैसे ब्रेड हो गया, खाने पीने की प्रोडक्ट हो गए, तो उसमें क्या है, ऐसे चीज़ों की डिमांड प्राइस बढ़ने लगी, ऐसे चीज़ों की डिमांड, गिवन गुड्स की, मतलब जो घटिया सामान है उनके भी प्राइस बढ़ने लगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड उसका डिमांड बढ़ गया था। तो गिवन गुड्स का हमेशा याद रखना, अगर गिवन गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, जस्ट इसके उल्टा है। डिमांड, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड घटेगी, अगर उसकी प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी। बट गिवन गुड्स में क्या है, बिल्कुल इसके उल्टा है। तो हमने वेवलन गुड के बारे में बात कर चुके हैं, गिवन गुड के बारे में बात कर चुके। अब हम बात करेंगे वैड वैगन इफेक्ट के बारे में। वैड वैगन इफेक्ट को कुछ लोग शुद्ध हिंदी में क्या भेड़ चाल भी बोलते हैं। इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है वैड वैगन इफेक्ट का, इंडिविजुअल डिमांड्स कमोडिटी बिकॉज अदर्स आर डूइंग सो। इसमें क्या है कि दूसरे लोग किसी चीज़ की डिमांड कर रही है, उसको देख करके फिर दूसरे लोग कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको भेड़ चाल बोलते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है, बट हमने देखा कि ये पड़ोसी ने
ये 15 लाख का लग्जरियस कार खरीद लिया तो हम भी उसको खरीदेंगे, हमको ज़रूरत नहीं। तो इसको भेड़ चाल भी, सम टाइम बैड वीकेंड इफेक्ट को क्या है, भेड़ चाल भी बोलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है स्नोब इफेक्ट। ये भी लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में जाता है। स्नोब इफेक्ट का एक्चुअल डेफिनेशन जो होता है, इंडिविजुअल डिमांड्स कमोडिटी बिकॉज अदर्स आर नॉट डिमांडिंग। इंडिविजुअल उस चीज़ की इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि दूसरे व्यक्ति क्या है उस चीज़ को डिमांड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वस्तु है अपने आप में प्रेस्टीज वैल्यू रखता है, अपने आप में एक्सक्लूसिव वैल्यू रखता है, मतलब अपने आप को बड़ा समझने वाली इसमें बात आ जाती है। क्योंकि मैं कितना भी महंगा है मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे के पास नहीं है। इसके बाद इसी के साथ हमने एक्चुअली 7 क्वेश्चंस किया, बट इस 7 क्वेश्चन से जब हम अदर्स क्वेश्चंस को डेराइव करेंगे तो इस 7 क्वेश्चन से हमारे पास मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चंस बनेंगे। मेरा चैनल छोटा है, बट जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ना, प्लीज़ इसको ट्वाइस थ्राइस टाइम आप रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा चैनल है, धमाका बड़ा है। और मेरे पास मेरे मजबूरी क्या है, ऑलरेडी मैं जब में हूँ, मेरे पास टाइम की कमी है, बट जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा आप लोगों के ऐसे ही वीडियो लाऊंगा। और मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के एग्ज़ाम कंप्लीट होने से पहले जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम से या दिसंबर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम है, इतने मैं क्वेश्चन करा दूंगा। अगर मेरे क्वेश्चन को आप 2 और 3 टाइम से रिपीट कर दिए तो आपके 50 to 60% क्वेश्चंस का डैम श्योर है। एक बार फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट से, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद,